Welcome back, dear students. So, dear students, in the last discussion we have finished resistors in series, parallel और उसके साथ साथ हमने क्या है इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। कंपटीशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कंडक्टर हीट क्यों होते हैं, उस हीट का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, और जो हीटिंग इफेक्ट है इसके डेली लाइफ में एप्लीकेशंस कहां पर है। तो हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे आज यहां पर, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इसको अच्छे से समझने के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख ले, तभी आपको ये बड़े अच्छे से समझ आएगा। बच्चों मैंने आपको एक चीज समझाया था जब हम रजिस्टर की डिस्कशन कर रहे थे कि मान लो कोई कंडक्टर है, वो कंडक्टर किन से मिलकर बना हुआ है, एटम से। ये मैंने जूम करके दिखा दिया उस कंडक्टर को आपको। ये उसका लैटिस है, लैटिस मतलब नेटवर्क, जाल, ये सारे एक ही एटम है, ठीक है। मैं उसका एक कंडक्टर को आपको जूम करके दिखा रहा हूं। मान लो इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन लेडीज में यहां है, तो ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये बन गया ए पॉजिटिव। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर है, क्लियर। जैसे ही हम यहां पर सोर्स लगा देंगे, बैटरी या सेल, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेंगे, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन सभी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब जैसे ये सेल या बैटरी सर्किट में आई, सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए पॉजिटिव एंड की तरफ, और उन्होंने क्या किया, ये देखो यहां पर बच्चों एक सर्कल करके मैं दिखा रहा हूं। इस इलेक्ट्रॉन ने किसको कोलाइड किया, इस पॉजिटिव आयन को। इनका नाम क्या था, कर्नल। ये हम डिस्कस कर चुके थे, बट यहां पर इसका यूज होगा इसलिए मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ने इनको कोलाइड किया, साथ ही साथ आगे इलेक्ट्रॉन क्या पता एक इलेक्ट्रॉन आगे और मिल जाए, उसके साथ कोलाइड हो जाए। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आयन के साथ कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, ये कोलाइड। अब जब कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चलने से कौन सी एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। क्योंकि एनर्जी को तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में क्या हो गया बच्चों, कन्वर्ट हो गया। और वो इसीलिए कंडक्टर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो यही है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। अब कितना कंडक्टर हॉट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का चलने में क्या है बच्चों, दिक्कत, उस दिक्कत को ही क्या बोलते थे हम, कठिनाई को क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगा, रो को इंक्रीज करो, लेंथ को इंक्रीज करो और एरिया को डिक्रीज करो। अगर ये सारे पैरामीटर हम, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, रो को इंक्रीज करो, लेंथ को और एरिया को। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये टकराव बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे, और क्या बढ़ जाएगी बच्चों, हीट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। क्योंकि क्या इंक्रीज हो जाएंगे, कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, कोलिजन इंक्रीज, हीट इंक्रीज। तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, उसकी हमने थोड़ी सी कहानी यहां पे समझी है कि किसी कंडक्टर से करंट पास होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर
conductor, it becomes hot. ये रेड हॉट भी हो सकता है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस, नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो डेली लाइफ में हम इसको ऑब्जर्व कहां करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है वहां पर. इलेक्ट्रिक प्रेस, प्रेस में देखते हैं हम कपड़े प्रेस करते हैं. टोस्टर में, टोस्टर में देखते हैं हम इसको. हीटर में इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, एक्सेट्रा. इन सब में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, बल्ब में से करंट पास करते हैं, बल्ब गर्म हो जाता है, बट वो इतना गर्म होता है कि जो मटेरियल है टंगस्टन है वो लाइट भी देने लग जाता है. इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसमें क्या होता है बच्चों? नाइक्रोम का एक मटेरियल यूज करते हैं. नाइक्रोम क्या होता है? अलॉय, वो गर्म हो जाता है, हम कपड़े प्रेस करते हैं. टोस्टर में क्या होता है? टोस्टर में भी यही होता है, नाइक्रोम. हीटर में भी क्या होता है? नाइक्रोम होता है. तो ये क्या है? सब बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट पे क्या है, कुछ एप्लीकेशन है. इनको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या था बच्चों? ये कंडक्टर था, क्लियर. ये हमने सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया था. सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? सेल. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. मान लो इसका पोटेंशियल वोल्टेज क्या था? V. ठीक है, अब इस V वोल्टेज से क्या फ्लो करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? इधर. मान लो Q चार्ज फ्लो कर गया. Q चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर. ठीक है, और सर्किट में करंट कितना है? I. हु इज मेंटेनिंग द करंट? दिस सेल और बैटरी इज मेंटेनिंग द करंट. अब इस सेल या बैटरी को करंट मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी. ये एनर्जी कहां से लेकर के आएगी? क्योंकि इसके अंदर केमिकल है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी. वो केमिकल एनर्जी क्या कर रही है? खर्च कर रही है. क्यों? इसको करंट मेंटेन करना है. ठीक है, तो इसने कितना काम किया? आई करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट में, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, तो क्यू चार्ज फ्लो कर गया थ्रू द कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V. V का तो पोटेंशियल डिफरेंस है. देयरफॉर वर्क डन कितना होगा बच्चों? W. वो क्या हो जाएगा बच्चों? QV. यही तो था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला. पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज. तो वर्क कितना हो गया? QV. ये वहीं से निकाल दे पोटेंशियल डिफरेंस वाले से. ठीक है, सो दिस वर्क QV वर्क इज मेंटेनिंग द करंट I. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं. तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी. वो क्या है? द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी, बाय द source of energy in maintaining electric current in the circuit. Electric current in the circuit for given time. For given time. तो कितना वर्क हुआ? QV. That is known as electric energy. तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है. एनर्जी है तो किसे U से डिनोट कर देंगे? QV. किसे डिनोट कर देंगे? QV से. अब एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है? एनर्जी. तो यहाँ पे कंडक्टर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है. तो हीट भी कितनी निकलेगी बच्चों? Q into V. हीट भी कितनी निकलेगी? Q into V. एंड दिस वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी. और यही एनर्जी क्या है बच्चों? हीट. यही एनर्जी तो क्या है? हीट की फॉर्म में मिल रही है. तो हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगी? Q into V. दूसरी बात, मान लो आपने कोई फैन है बच्चों, फैन है, उसके अक्रॉस कोई सेल या बैटरी लगा दी.
तो उस बैटरी से कुछ एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो क्या हो रहा है बच्चों, यूजफुल वर्क कर रहा है, फैन घूम रहा है, यूजफुल वर्क है। कुछ पार्ट कहां पे कंज्यूम हो गया, उस फैन को गर्म करने में, तो फैन क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, दैट इज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या मानना है कि कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेल लगा हुआ है, उसने आई करंट मेंटेन किया सर्किट में किसी टाइम के लिए, तो कितना वर्क किया उसने, Q इंटू वी। ये वर्क ही क्या है, इक्विवेलेंट टू एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी मिल रही है, मान लो हमारे को यहाँ पे हीट एनर्जी, तो हीट कितनी निकलेगी, Q इंटू वी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप इसको पॉज करके उतार लें, डेफिनेशन पूछ ली जाती है बच्चों बोर्ड में, तो कितनी हीट एनर्जी निकलेगी बच्चों, U, दैट इज QV। अब बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई थी आपको, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, IT, यहां पुट कर देंगे, कितनी एनर्जी निकलेगी हमारे को, VIT, T टाइम पे अगर करंट फ्लो हो गया, तो ये हीट एनर्जी कितनी निकलेगी, VIT। ठीक है, अब मान लो V नहीं गिवन है बच्चों आपको, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, यहां से निकाल लेंगे, इंटू I इंटू T। ठीक है, तो U इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। ठीक है, आप इसको हीट एनर्जी है तो यहां U लिख रहे हैं, तो आप इसको H भी लिख सकते हो, ताकि याद रखने में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी मर्जी है बच्चों, U से लिख सकते हो ये हीट को, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको H से लिख लीजिएगा। ठीक है, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, ये भी हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्या है, करंट नहीं गिवन आपको, तो करंट को रिप्लेस कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, V इज इक्वल टू IR से। वोल्टेज नहीं गिवन था बच्चों, V इज इक्वल टू IR। अब मान लो करंट नहीं पता हमारे को, तो H इज इक्वल टू V, I इज इक्वल टू बच्चों V अपॉन R इंटू T, V इंटू V, V स्क्वायर बाय RT, ये हो जाएगा हीट का। ठीक है, दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ये तो फॉर्मूला बन गया, आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर याद कर लो बच्चों, और उसको में जस्ट क्या करते रहो, V इक्वल टू IR से चेंज करते रहो। ठीक है, नो नीड टू कंफ्यूज कि तीन फॉर्मूले हो गए सर, कैसे याद करेंगे, आप एक याद कर लो, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाय R, V इक्वल टू IR करोगे तो ये हो जाएगा, I इक्वल टू V बाय R करोगे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बच्चों बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज नोन एज, एनसीईआरटी में भी है बच्चों ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है बच्चों, कोई आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला याद है ना, इसी को डिफाइन कर दो। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time through which current is flowing through the conductor. This particular relation is known as Joule's law of heating. This is known as Joule's law of heating. That current is directly proportional to the square of heat is directly proportional to the square of current. और heat कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, and directly proportional to the resistance of the conductor, directly proportional to the time through which current is flowing through the conductor. So this particular relation is known as Joule's law of heating. अब मान लो कोई कंडक्टर है बच्चों, उसके अक्रॉस आपने क्या किया, कोई बल्ब है, कोई मान लो कोई बल्ब है हो गया, फैन हो गया, कोई इलेक्ट्रिक आपकी प्रेस हो गई है, आप करंट पास करवा रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ठीक है, हीट मतलब कुछ वर्क हो रहा है वहां पर, कुछ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, कुछ एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है वहां पर हीट के फॉर्म में। तो मान लो 10 जूल का हो गया, मान लो एक बल्ब है उससे भी 10 जूल का डिसिपेशन हो गया, एक प्रेस है उससे भी 10 जूल का डिसिपेशन हो गया। तो यहां पर हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कहां से जल्दी डिसिपेशन होगा। ठीक है, दोनों से 10 जूल का हो गया। ठीक है, बट अगर बल्ब से 10 जूल का ज्यादा समय में हुआ है या कम में हुआ है, या प्रेस से ज्यादा समय में हुआ है या कम समय में हुआ है, तो टाइम भी क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इट्स बेटर टू यूज द टर्म पावर। पावर से क्या पता चल जाएगा, मान लो समझा रहा हूं, 9th में भी आप पढ़ गए हो, आपके पास दो मशीन है ए और बी, ए कर रही है 10 जूल का काम, बी भी कर रही है बच्चों 10 जूल का काम। ये तो बच्चों कर रही है 2 सेकंड में, ये कर रही है 5 सेकंड में। अगर पूछा जाए कि कौन सी मशीन अच्छी है, आंख बंद करके आप ए बता दोगे, क्यों, कम समय में ज्यादा काम कर रही है, 1 सेकंड में 5 जूल का हो जाएगा, यहां पर 1 सेकंड में 2 जूल का होगा। ठीक है, तो अगर टाइम नहीं गिवन है, विच वन इज बेटर, बोथ आर बेटर, बट अगर टाइम दे दिया आपको, विच वन इज बेटर,
यू इमीडिएटली से सर ये मशीन बड़ी अच्छी मशीन है, तो 1 सेकंड में 5 जूल का काम कर रही है। तो इसीलिए बच्चों जो हीट है, जो एनर्जी है, ठीक है, उससे ये नहीं पता चलता कि क्वालिटी किसकी है, ठीक है, उसको बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पावर को यूज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। एक बार इसको आप उतार लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर थोड़ा इलेक्ट्रिक पावर को क्यों यूज करते हैं उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा कब, जब उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, R कब ज्यादा होगा, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगा और उसका थिकनेस कम होगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी को। बच्चों देखो आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें टेबल बना हुआ रेजिस्टिविटी का, आपको याद करने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है। उसमें जो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज है 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 14, वो बच्चों आप देखना किसके लिए है, एलॉयज के लिए। एलॉयज क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। एलॉयज क्या है और उनको क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टर्स भी बोलते हैं बच्चों, हाई रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। उसके लिए तो हम क्या यूज कर लेंगे, अलॉय। अब लेंथ ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हमारा एरिया कवर करेगा वो, कोई भी मटेरियल है, तो उसके लिए क्या किया फिजिसिस्ट ने, कॉइल्स बनाना शुरू कर दिया कि भाई कॉइल बना लेंगे। देखो आपने टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर भी क्या होती है, कॉइल होती है, पतली वायर होती है। जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उनके अंदर भी वायर किसकी फॉर्म में होती है, कॉइल की फॉर्म में होती है। यहां से निकल गया, एरिया तो हम मिनिमाइज कर ही लेंगे, थिकनेस तो हम घटा भी लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए जनरली आपको जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं कॉइल्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और उनमें जनरली यूज क्या होते हैं, अलॉय, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। अगर आपको बच्चों ये कांसेप्ट समझ आ गया तो हीटिंग इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक लाइन में आपका हीटिंग इफेक्ट खत्म कर दिया, यहाँ पर थ्योरी पार्ट यहाँ पर ओवर हो गया उसका, ठीक है। न्यूमेरिकल ही बचेंगे बस इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट पे, क्लियर। आप इसको अच्छे से समझ लो बस कि अलॉय क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। कॉइल के फॉर्म में क्यों बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा लेंथ रखेंगे तो एरिया कम चाहिए हमारे को, ठीक है। इसलिए क्योंकि मान लो आप कोई प्रेस बनानी है बच्चों, हीटर बनाना, अब हीटर की वही तार को अगर मैं स्ट्रेट कर दूं तो कितना एरिया लेगा हमारा, बहुत ज्यादा एरिया लेगा। बट कॉइल के फॉर्म में वो थोड़ा एरिया लेगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छे समझिए। अब नेक्स्ट आता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर तो क्या है, जितना हीट है उस जितना वर्क हुआ है उसको किससे डिवाइड कर दो, टाइम से। तो उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क कौन कर रहा है, सेल या बैटरी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन मेंटेनिंग द करंट आई। तो पावर वर्क अपॉन टी, वर्क इज इक्विवेलेंट टू क्या है, हीट अपॉन टी, ठीक है। हीट क्या था बच्चों, VIT अपॉन टी, कट जाएगा। दूसरा हीट का फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर RT, T से T कट जाएगा, I स्क्वायर R VI। थर्ड फॉर्मूला था V स्क्वायर बाय RT डिवाइडेड बाय T, V स्क्वायर बाय R, ये आ जाएगा हीट, ठीक है। एनर्जी के कोई भी हो उसकी यूनिट क्या थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो पावर उतार लो आप पहले, फिर यूनिट की बात करते हैं दोनों की। इसको पॉज करके उतार लो आप। पावर की यूनिट क्या है, वर्क अपॉन टाइम है यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वर्क की जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड और वॉट। इसको वॉट से वॉट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, एनर्जी की तो कोई भी यूनिट हो उसकी SI यूनिट तो क्या होती है बच्चों, जूल, जे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है यूनिट। आप इसको भी उतार लो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी। आप इसको भी उतार लो, ठीक है। अब इन दोनों के ये यूनिट उतार लिए। अब कमर्शियल यूनिट,
मैं यही मैं लिख रहा हूं इसकी अदर यूनिट्स 1 किलोवाट, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, ये उतार लो। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट, दैट इज 1 किलोवाट आवर, दैट इज 1 किलोवाट आवर। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी कमर्शियल यूनिट को, इसको डिस्कस करेंगे, कमर्शियल यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का समझ आ गया, पावर आ गया कि पावर को क्यों डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसकी एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, आप इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम सब चीजें देखते हैं। कमर्शियल यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट वो क्या था 1 किलोवाट आवर। अब बहुत बच्चों के दिमाग में तो यही कंफ्यूजन रहते हैं कि सर कि वॉट लिखा हुआ है, एनर्जी लिख देते हैं, ये क्या है। बच्चों देखो वॉट नहीं है, उसके साथ किससे को मल्टीप्लाई किया मैंने, आवर्स को मल्टीप्लाई किया, टाइम को मल्टीप्लाई किया। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले पावर का फॉर्मूला लिखा था, वर्क अपॉन टाइम, यही था। अब क्या है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बच्चों हो गया पावर, ये हो गया टाइम, समझो इसको, ये हो गया बच्चों पावर, ये होगा टाइम, पावर इनटू टाइम क्या बन गया, एनर्जी। तो दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि सर क्या डिस्कस थी जब जूल हमारे पास था, क्या जरूरत थी इतना एक और यूनिट लिखने की। तो बच्चों ये कहां यूज होता है, अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखोगे तो उसमें लिखा होता है यूनिट कंज्यूम्ड, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो उसके वो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या था 1 किलोवाट आवर। और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो इतनी ज्यादा होगी कि अगर बिल में लिख देंगे ना वही इतनी ज्यादा एनर्जी, तो वो देखने से थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया गया यहाँ पर 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो अगर इतनी ज्यादा एनर्जी दिखेगी तो एकदम से झटका भी लगेगा ना बिल देख के आपको कि हाँ इतनी ज्यादा एनर्जी हमने खर्च कर दी। तो वही क्या है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया गया, उसको लिख दिया गया फिजिसिस्ट के द्वारा 1 किलोवाट आवर। तो अगर आपके बिल में लिखा हुआ है 100 यूनिट, तो उसका मीनिंग क्या है, 100 किलोवाट आवर की आपने एनर्जी खर्च की है। दूसरा बच्चों जनरली क्वेश्चन है कि हमारे घरों में क्या है, सप्लाई आ रही है। ठीक है, ठीक है, उस वायर्स में क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, हमारे घर के अप्लायंसेस अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो जो इलेक्ट्रॉन्स उनको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम तो खा नहीं रहे हैं बच्चों उनको। ठीक है, तो हम किस चीज का बिल पे कर रहे हैं, ये जनरली डाउट रहता है कि सर हम किस चीज का बिल पे कर रहे हैं। वो बच्चों उन इलेक्ट्रॉन्स को चलाने में भी तो कुछ खर्चा आया होगा ना। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो वर्क हुआ होगा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में वर्क हुआ होगा, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में वर्क हुआ होगा। तो वहां पे जो वर्क हुआ है उसके लिए तो कॉस्ट पे करोगे ना, उसके लिए तो कॉस्ट पे करोगे ना। तो उसके लिए घर के बाहर एक मीटर लगा देते हैं आपके कि आपने कितनी एनर्जी खर्च की है। अगर आपके बिल की रीडिंग है 100, तो उसका मीनिंग क्या है, यूनिट है 100, तो 100 किलोवाट आवर की आपने एनर्जी क्या की है, खर्च की है। उसके हिसाब से आप अपना बिल पे कर दोगे। मान लो एक यूनिट का खर्चा 3 रुपए है और आपका बिल आ गया 100 यूनिट का, तो कितने रुपए पे करोगे आप, 300 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द बिजली बोर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द बिजली बोर्ड की, वो बिजली बोर्ड की और क्या क्या क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो ये बच्चों 1 किलोवाट आवर है, ये एनर्जी की यूनिट है क्योंकि ये पावर और टाइम्स को मल्टीप्लाई किया गया 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट मतलब, किलो मतलब 1000 वोल्ट। ठीक है, और 1 आवर इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3600 सेकंड। 36 को एज इट इज लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 into 10 to the power 5 जूल। एक डेसिबल लगा देते हैं ताकि थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाए, 3.6 into 10 to the power 6। अब देखो, मान लो आपने जस्ट एक ही यूनिट खर्च किया और वो बिल में ये लिख के दे दे कि आपने इतनी एनर्जी खर्च की 3.6 into 10 to the power 6। एक बार तो देख के होश उड़ जाएंगे ना कि इतनी एनर्जी हम खर्च कर दी है। तो इसलिए उसको शॉर्ट में रखा गया, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो जाए।
दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स। इतनी एनर्जी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, कि आपने एक यूनिट एनर्जी क्या खर्च कर ली है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आई होप क्लियर, इसको पॉज करके उतार लें, ठीक है। अब जो लास्ट बच गया है बच्चों इस चैप्टर का, दी एंड हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, कुछ बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाएंगे करने को, अच्छे से करेंगे उनको भी, और कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो हम करते ही हैं, वो सब करेंगे हम, ठीक है। दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेस। इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज करते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ज्यादा हीट चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या चाहिए, ज्यादा, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, जिसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, और लेंथ को भी बढ़ाएंगे, एरिया को घटाएंगे। तो वो मटेरियल मिल गया नाइक्रोम, वो मटेरियल मिल गया नाइक्रोम। तो ये आपकी प्रेस होती है, कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपको, ये प्रेस का आपका बेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कोयल बना लेंगे यहां पर, ये नाइक्रोम की कोयल होगी, ठीक है। ये आपकी सप्लाई वायर हो जाएगी, ये सप्लाई बिजली आप प्लग में लगा दोगे, ठीक है, ये हो जाएगी। नाइक्रोम क्यों यूज किया, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, लेंथ ज्यादा, अगर स्ट्रेट वायर बिछा देंगे तो ज्यादा सर्किट लेंथ बढ़ाना पड़ेगा प्रेस का, तो इसलिए क्या बना दिया, स्ट्रेट कॉइल्स बना दिए फिजिसिस्ट ने। एरिया तो हम अपने अकॉर्डिंग इसका एडजस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे ही इसमें डाल दोगे, अब आप यहां से ऑन करोगे, तो ये भी क्या है, बेस भी क्या है बच्चों, उसका कंडक्टर का होगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप इसके बेस को टच करोगे आपको तो करंट लगेगा। आपको करंट तो चाहिए नहीं, आपको सिर्फ क्या चाहिए, हीट चाहिए। आपको ऐसा चाहिए तो किसी जस्ट आपको हीट एनर्जी मिले, ठीक है, आपको करंट या शॉक ना लगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये कॉइल है नाइक्रोम का, इसको बच्चों पैक करेंगे। किसके अंदर पैक करेंगे, एक मटेरियल के अंदर जिसका नाम है माइका। और माइका की खासियत क्या है कि ये क्या करता है, कंडक्ट करेगा सिर्फ हीट को, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी खासियत है बच्चों, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या करेंगे, जो बेस होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, माइका का एक बेस के ऊपर एक माइका की शीट बिछा लेंगे, फिर कोयल रख देंगे, ऊपर से माइका की शीट बिछा देंगे। मीनिंग कहने का क्या है, ये कोयल होगी, ये माइका के अंदर पैक कर देंगे हम, ठीक है। माइका की क्वालिटी क्या होगी, ये तो हीट एनर्जी को तो अलाउ करेगा पास होने के लिए, बट इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पास होने देगा अपने अंदर से, तो हमें शॉक भी नहीं लगेगा। तो हमारी, ठीक है, तो हमें शॉक नहीं लगेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक प्रेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम आजकल तो बच्चों घरों में एलईडीज है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है। वो कैसा होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है, ये बल्ब हो गया, यहां पे फिलामेंट होता है, ठीक है। ये किसका होता है, टंगस्टन, W बोलते हैं सर, टंगस्टन ने W को लिख दिया, पीरियोडिक टेबल में ये बच्चों वुल्फ्रॉम, ठीक है, टंगस्टन W। अब जो टंगस्टन है, अब यहां से बच्चों क्या आएगा, करंट आएगा, यहां से हम इसको सर्किट में लगा देंगे, सेल या बैटरी के क्रॉस, करंट आएगा, तो ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और ये इतना ज्यादा हॉट हो जाएगा कि इसमें से क्या निकलने लग जाएगी, लाइट। ये इतना ज्यादा हॉट हो जाएगा कि इसमें से क्या निकलने लग जाएगी, लाइट निकलने लग जाएगी, ठीक है। अब कई बार जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं कि टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज
इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 3380 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा गर्म हो रहा है कि इसमें से हीट भी लाइट निकलने लगी है बच्चों, तो ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या काफी ज्यादा। दूसरा, इसके अंदर कई बार पूछ ले जाता है कौन सी इनर्ट गैस भरी जाती है जिसका नाम क्या है? आर्गन, ARGON, AR। इसे को लिखें कैसे? AR। ये गैस भरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन आ गई कहीं से, तो ऑक्सीजन तो क्या करेगी? इसको ऑक्सीडाइज करवा देगी। ये तो तुरंत क्या हो जाएगा? फिलामेंट हमारा मेल्ट, खत्म, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या कर देगी? इसको ऑक्सीडाइज। तो इनर्ट गैस क्यों भरते हैं? टू इंक्रीज द लाइफ, क्योंकि तो इनर्ट है ना बच्चों, रिएक्ट ही नहीं करेगी, द लाइफ ऑफ फिलामेंट, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट। ठीक है, तो इसलिए इसमें इनर्ट गैस भर देंगे। ऑक्सीजन तो गलती से आगे तो ऑक्सीडाइज करवा देगी इसका। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का हाल आपने देखा ही था प्रीवियस क्लासेस में कि मैग्नीशियम रिबन तुरंत जल गया था, तो ये भी क्या होगा? ये हमारा फिलामेंट जल्दी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, तो इसलिए इनर्ट गैस भर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम क्या करेंगे? बोर्ड के कंपटीशन के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।